जय हिंद फ्रेंड। हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसका हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आपका जो है वो क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इन लर्नर, यानी लर्नर जो है यानी जिसे हम चाइल्ड को एक तरह से क्या मान के चलते हैं, लर्नर यानी मनुष्य जो है, ह्यूमन जो मानव है वो बच्चा यानी जब जन्म लेता है उस समय से मरने तक जो है क्या हो, कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए उसको लर्नर। यहाँ पे कहने का सेंस है कि एक बच्चे से। तो देखिए कोई भी लर्नर जो है वो कितने तरीके से सीख सकता है कोई भी चीज को, या तो वो देख के सीख सकता है, या तो सुन के सीख सकता है, या तो काइनेस्टिक मतलब महसूस करके सीख सकता है, या तो लिख पढ़कर सीख सकता है किसी भी चीज को। तो मेन जो लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो 4 चीजों पे डिपेंड करेगा, यानी 4 तरीके से ही वो क्या कर सकता है कि किसी भी चीज को सीख सकता है, या तो देख के, सुन के, महसूस करके, या लिख या पढ़ कर। तो ये 4 चीज है जिससे वो किसी भी चीज को सीख सकता है। तो यहाँ पे जो ये चारों चीज की जो हम बातें कर रहे हैं तो ये एक तरह से क्या है, लर्निंग स्टाइल है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इन लर्नर, यानी जो लर्नर है उसके बीचों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो लर्नर है वो सीखते कैसे, यानी क्या क्या चीज है जिससे वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं या उससे कुछ न कुछ सीखते हैं, यानी पढ़ते रहते हैं। यानी बच्चा जो है जन्म से लेके मरने तक कोई भी इंसान वो क्या क्या अपने पूरे लाइफ में सीखता है और किस किस पैटर्न से सीखता है, किस किस स्टाइल में सीखता है, तो वो सारा चीज हम देखते हैं। तो पहला तो हम क्या बोले कि विजुअल है, यानी कोई भी बच्चा जो है यूजिंग पिक्चर, इमेज एंड लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड वाचिंग, यानी कोई भी बच्चा जो है या तो पिक्चर देख के या इमेज देख के या उसके बारे में ऑब्जर्व करके ही सीखता है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटे बच्चे का। तो छोटे बच्चे जो है पहले वो क्या करता है कि जब दुनिया में आता है, यानी एकदम प्री एज का जो बच्चे होते हैं, तो वो पहले क्या देखता है कि हाँ ये इंसान मेरी ही तरह देखने में है, उसके जो पेरेंट है, तो फिर धीरे धीरे वो पहचानता है कि ये मेरी क्या है, ये मेरी मदर है, फिर ये मेरे फादर हैं। इस टाइप से वो क्या देखी के पहचानता है। उसके बाद फिर सेकंड जो स्टेप है ऑरल, यानी किसी भी चीज को लर्न करने का। तो ऑरल करने का मतलब है कि चाइल्ड प्रेफर यूजिंग साउंड, म्यूजिक एंड लर्न बाय लिस्टिंग एंड हेयरिंग लेक्चर, यानी साउंड के द्वारा या म्यूजिक के द्वारा वो अपने कानों से क्या करता है कि सुनता है, और सुन के किसी भी चीज को क्या करता है, समझता है या तो सीखता है। तो जैसे मदर जो है उसको कुछ न कुछ अपने नामों से बुलाती है, जैसे फिर उसे बाद में धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यही मेरा क्या है, नाम है, जो नाम से हमको कुछ भी राम, मोहन, श्याम कुछ नाम से भी जो है उसे बुलाती है। तो वो सीखता है कि ये जो नाम हमको बताया यही नाम जो है मेरा है। फिर तीसरा है वर्बल। वर्बल मतलब बोल के सीखता है। देखते होंगे कि बच्चा पहले तो देखता है, फिर सुनता है, उसके बाद क्या करता है, मान लीजिए कि आप कुछ बोलते हैं तो उसको क्या करता है कि रिपीट करता है। जैसे आप बोले खाना, तो वो भी क्या बोलने की कोशिश करता है खाना, तो वो पहले क्या करता है, देखता है, फिर उस चीज को सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है, उसको बोलने का कोशिश करता है। तो एक तो ये तरीका है सीखने का। फिर आपका है फिजिकल, या इसको काइनेस्टिक के भी रूप में लेते हैं। द चाइल्ड प्रीफर यूजिंग द बॉडी, हैंड एंड सेंस ऑफ टच टू लर्न, यानी वो किसी भी चीज को छू कर या महसूस करके अपने हाथों द्वारा या अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के द्वारा छू के और टच करके एहसास करता है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई खाने पीने वाला चीज है तो उससे भी टच करके छूता है, या अपने मदर को टच करके। तो ये सारा जो एक्टिविटी आ गया ये फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। इसमें आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, फिर खेलना कूदना भी हो जाएगा। ये सारा जितना आपका गेम, पजल वगैरह है वो सब किस एक्टिविटी में आएगा, तो वो फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। यानी इस दौरान जो है कोई भी बच्चा जो है वो क्या करता है कि लर्न करता है। फिर एक
मेन आपका देखिए, मेन आपका 4 ही पार्ट है, यानी कोई भी चीज को सीखने का, और इसी का सब पार्ट हो जाएगा, यानी काइनेस्टिक फिजिकल में ही गेम आपका आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, और रीड एंड राइट में आपका क्या आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, और सोशल और सोलिडरिटी, इसी चारों का, यानी इसमें आपका सोशल में क्या आ जाएगा कि ये चारों का चारों यूज कर सकते हैं, यानी समाज में आप क्या देख के भी सीखते हैं, सुन के भी सीखते हैं, फिर खेल कूद से भी सीखते हैं, या तो विद इन ग्रुप, यानी ग्रुप में भी आप सीखते हैं या ग्रुप में कम्युनिकेट करके सीखते हैं। तो ये चारों का चारों प्रोसेस जो है आपका इसमें यूज हो जाएगा। सोलिडरिटी मतलब होता है द चाइल्ड प्रीफर लर्न एंड वर्क अलोन एंड स्लो इंडिपेंडेंट प्ले, यानी वैसे बच्चे जो खुद लर्न करते हैं, यानी इंडिविजुअल लर्न, जिसको कहते हैं कि एकांत में वो कहीं गया और वो किसी भी चीज को सीख रहा है, तो वो किसी भी चीज को किस तरीके से सीख सकता है, या तो देख के सीख सकता है, या तो सुन के सीख सकता है, या तो लिख पढ़ के सीख सकता है, या तो पजल वगैरह के द्वारा या महसूस करके किसी भी चीजों को सीखता है। तो मेन जो आपका सीखने का जो स्टेप है वो ये 4 ही रहेगा। अब बाकी जो है इसका सब सब्जेक्ट रहेगा लर्निंग का। अब हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि विजुअल लर्नर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो पहले तो देखिए, करेक्टरिस्टिक करने का मतलब क्या है कि विशेषता। तो पहले जो स्टूडेंट है वो सी टू लर्न, यानी पहला जो है वो क्या देख के सीखते हैं। यू लर्न बाय सीइंग थिंक, यू लाइक टू टेक इन इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड थ्रू डायग्राम एंड पिक्चर, यानी पहले वो पढ़ेगा, या तो पढ़ेगा तो फिर तो उसी स्टेप में आ जाएगा पिक्चर और इमेज को, जो चीज को देख के वो सीखता है वो उसी को हम क्या करेंगे कि पहले तो सी टू लर्न, फिर सेकेंड आपका क्या है लाइक इमेज, यानी कौन सा इमेज उसको पसंद पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तहत कि अगर आपको रेड कलर पसंद पड़ रहा है तो उस इमेज को क्या करेगा, यानी रेड कलर का कुछ भी इमेज रहेगा तो उसे क्या करेगा कि लाइक करेगा। फिर जो देख के वो सीखा है तो उसका क्या करेगा कि नोट्स बनाएगा, टेक्स्ट नोट्स। उसके बाद लुक अराउंड, लुक अराउंड करने का मतलब है यू टेंड टू स्टार्ट लुकिंग अराउंड फॉर सोलिडरिटिंग टू वॉच या लुक एट व्हेन लूज इंटरेस्ट, यानी वो अपने चारों तरफ देखेगा और देख के सीखेगा कि जो उसके इंटरेस्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कि जो छोटा बच्चा है तो वो तो उसका इंटरेस्ट किसके प्रति रहेगा, ज़्यादातर खेलने के प्रति रहेगा, तो वो अपने चारों तरफ देखेगा कि कौन कौन सा है उसके खेलने वाला है। अगर वही वो कुछ बड़ा हो जाए या बिजनेसमैन हो जाए तो वो अपने चारों तरफ देख के क्या सीखेगा कि हाँ ये चीज़ का शॉप खुला हुआ है, तो कहीं पे कुछ बिक रहा है तो कहीं पे कुछ बिक रहा है, यानी वो अपनी एज के अनुसार क्या करेगा कि लुक अराउंड, यानी चारों तरफ देख के वो क्या कर सकता है कि सीख सकता है। पांचवा आपका है स्ट्रगल विथ, वो क्या क्या के साथ स्ट्रगल कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पिक्चर या डायग्राम है, या मान लीजिए कि कोई उसके अगल बगल में ऐसा कुछ लैंग्वेज बोलने वाला है, जैसे आप हिंदी बोलने वाले हैं और कोई इंग्लिश बोलने वाला है, तो वो देखेगा तो पर उससे सीखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसके साथ इसको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब लर्निंग टिप की बात करते हैं कि कौन कौन सा लर्निंग टिप होगा जिससे विजुअल के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो पहले तो आप वॉच करके यानी सीख सकते हैं। फिर जो आप देखे हैं या तो कोई चीज पढ़े हैं या किसी भी चीज को आप स्टडी किए हैं तो उसको अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, विजुलाइज करके भी सीख सकते हैं। फिर उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर या तो अगर उससे भी अगर आपको आसानी लगे तो को क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी इसको हम 2 तरीके से लिख सकते थे, एक तो लाइन बाय लाइन आपको लिख देते कि विजुअल लर्नर में क्या होता है, और इस सेकंड स्टेप क्या है कि ड्रॉ कर दिए कि एक इमेज है, इमेज को उठा के लाए हैं और उसी के अनुसार आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं और देखकर ज्यादा सीख रहे हैं। फिर आपका 5वां है कलर, यूज कलर, कलर कोड, हाईलाइट, सर्कल एंड अनडिफाइंड वर्ड इन योर नोट। जो आप नोट बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई कोई पॉइंट जो है, जैसे ये कलर है, इसको हम क्या किए कि एक लाइनिंग से कलर कर दिए। तो इस तरह से हम
क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा किसी भी चीज को देखने में या तो पढ़ने में आसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि लाइन बाय लाइन कोई चीज लिखा हुआ है, अगर हमको कुछ पॉइंट को जैसे लाइक इमेज को हमको क्या करना है, सर्कल करना है या तो कलर करना है, तो चारों तरफ हम नजर दौड़ाएंगे पर ये वाला लाइन हमको सबसे पहले नजर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको कलर भी कर सकते हैं। फिर सेकंड जो आपका था सुनकर लर्न करना, तो इसकी क्या क्या विशेषता होगी? तो हियर टू लर्न, पहले सुनेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि उस लर्न करेंगे यानी सीखेंगे। फिर लाइक लिसनिंग, अब इसमें भी आपको ये होगा, मान लीजिए कि किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है या किसी को स्टडी से रिलेटेड चीजें पसंद है या तो वो खेल से रिलेटेड चीज को सुनना चाहता है, तो इस सब का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसके अनुसार वो क्या करता है कि लिसनिंग करता है। फिर गुड टॉलकर यानी बातचीत करने में अच्छा हो। तो एक बात आप सुने होंगे कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा एक वक्ता होता है। तो जितना बढ़िया वो सुनने वाला होगा उतना बढ़िया वो क्या होगा कि बोलने वाला होगा। फिर चौथा आपका है विशेषता में चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स करने का मतलब है यू टेंड टू स्टार्ट चैटिंग विथ यू फोज इंटरेस्ट इन व्हाट बीइंग थॉट में डन बीइंग टोल्ड ऑफ फॉर टॉकिंग एट स्कूल। यानी आप किसी से भी चैट कर सकते हैं स्कूल में या किसी भी जगह, तो जो थॉट आएगी आप पे, तो जैसे बहुत बच्चों में क्या होता है कि अलग अलग तरह से लोग अपना अपना एज के अनुसार ओपिनियन के अनुसार क्या है एक दूसरे से क्या करते हैं कि चैट करते हैं, यानी एक पहले सुनते हैं और उसके बाद कुछ बोलते हैं। अगर स्ट्रगल की बात किया जाए तो स्ट्रगल में क्या हो जाएगा, यू गेट वेरी डिस्ट्रैक्ट बाय नॉइज एंड मे बी रीड स्लोली। अगर मान लीजिए कि आपके चारों तरफ जो है बहुत सारा साउंड नॉइज जो है बहुत सारा है, तो किसी की भी बातों को आपको सुनने में क्या होगा कि कठिनाई होगा, तो वही है स्ट्रगल भी। फिर लर्निंग अगर टिप्स की बात करें तो पहले सुनने से पहले आप क्या देखेंगे कि हाँ हमको सुनना है क्या है। यू विल टेक इन इंफॉर्मेशन बेटर इट एक्कम्प्लेस विथ ऑडियो वीडियो इज ग्रेट लर्निंग टूल फॉर यू। यानी वीडियो जो है वो जैसे मान लीजिए कि एक तो सिर्फ आप रेडियो पे सुन लिए, तो उससे अच्छा होगा कि आप वॉच यानी देखते हुए के साथ अगर सुनते हैं तो वो आपका सीखने में बहुत ज़्यादा ही सहायता करेगा एज कंपेरिजन टू सुनने से। फिर सेकेंड है से ट्राई रीडिंग आउट लाउड द इंफॉर्मेशन यू वांट टू टेक। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाउड बोल सकते हैं, यानी किसी को भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। से मतलब होता है कहना, और फिर रिपीट मतलब अपने बातों को बार बार रिपीट कीजिए ताकि लोगों को जो भी आपका श्रोता है वो अच्छे से सुन सके या तो आपको भी अच्छे से याद हो सके। डिस्कस मतलब किसी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अवॉइड नॉइस इसी का जस्ट अपोजिट है, यानी आपको सुनने में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आपके सराउंडेड में बहुत सारे आवाज हैं, तो उसको अगर आप अवॉइड कीजिएगा तो आपको किसी भी चीज को लर्न करने में इजी होगा। यानी नॉइज को अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो। नेक्स्ट आपका है लर्निंग का प्रोसेस है रीड एंड राइट, यानी पढ़ और लिख कर। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पहला आपका विशेषता है स्टडी टू लर्न। स्टडी टू लर्न में कह सकते हैं कि यू लर्न बाय रीडिंग एंड राइटिंग एंड फिट वेल इनटू द ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ लर्निंग बाय यूजिंग बुक्स एंड राइटिंग नोट्स। आप पहले तो किसी भी बुक को क्या करते हैं कि देखते हैं और पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं लर्न करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं नोट्स बनाते हैं। तो रीड एंड राइट करने का ही मतलब है पढ़ना और लिखना। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि स्टडी कीजिएगा यानी लर्निंग कीजिएगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिएगा। फिर लाइक टू रीड, लाइक टू रीड में क्या कह रहा है कि यू प्रीफर टू रीड और राइट डाउन समथिंग टू लर्न इट, यू लाइक इजी क्वेश्चन एंड बुक्स एंड विल लुक वर्ड अप इन डायरेक्शन। यू प्रीफर रीड राइट डाउन समथिंग टू लर्न इट,
यानी जो आपको अच्छा लगेगा वही आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ेंगे और उसको लिख सकते हैं, बिग नोट्स बना सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट है वो इसी से वो क्या एक परफेक्ट स्टूडेंट भी बन सकता है। इसमें आपको स्ट्रगल परेशानी क्या क्या आ सकती है रीड और राइट में। तो यू ट्रेन नॉट टू लर्न बिल थ्रो डायग्राम, यू मे ऑल्सो फाइंड दिस प्रेजेंटेशन हार्ड टू फॉलो। यानी मान लीजिए कि कोई डायग्राम बनाया हुआ और उसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया गया, तो आपको क्या होगा कि इसको पढ़ने में आपको बहुत सारा कठिनाई होगा। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई पिक्चर वाला सीन जनरेट कर दें और कुछ उसके आसपास में हम लिखते नहीं हैं, तो क्या हम ये डायग्राम से आपको समझाना चाहते हैं, ये आपको समझने में क्या होगा कि दिक्कत आ सकती है। फिर लर्निंग टिप्स की बात करें तो रीड यानी पढ़ना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, या नोट्स बनाने के बाद जो कमियां आपको नज़र आएगा उसको दोबारा लिख सकते हैं। फिर यूज योर वर्ड, फिर जो जैसे बुक में बहुत बार क्या होता है कि टिपिकल नॉलेज दिया में यानी टिपिकल वर्ड में लिखा हुआ रहता है, तो आप क्या करते हैं कि अपने लैंग्वेज में जो सिंपल आपको लगे उसके अनुसार क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको बीएड का एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने में जो बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम आप तो लिख के नहीं आते हैं, कुछ अपना ही लैंग्वेज को क्या करते हैं कि इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद क्या है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने का मतलब है आगे आप करिएगा कि जो आपका मदर टंग है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और हिंदी अगर किसी भी चीज को अगर हमको सुनने के लिए मिले, जैसे इंग्लिश को सुनने के लिए मान लीजिए कि कहीं पे इंग्लिश का वीडियो चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने माइंड में एक कन्वर्जेशन करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी ये जो प्रॉब्लम आती है उसी के अनुसार ये उसको हम क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसमें हम क्या बताए कि डायग्राम सिर्फ दिया हुआ है और उसको हमको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ गया था, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो इजी हम इस चीज को क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं। आप इसको अपने भी लैंग्वेज में जैसा आपको आसान लगे उस अनुसार आप लिख के आ सकते हैं। बस एक समझाने की हम कोशिश किए हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप किसी भी तरीके से भी आप लेके और यूज कर सकते हैं। चौथा जो आपका है काइनेस्टिक लर्निंग, मतलब यहाँ पे देखिए हाथ बना हुआ यानी किसी भी चीज को टच करके छूकर, या तो आप पजल गेम का यूज करके भी किसी भी चीज को सीख सकते हैं। स्टडी आउटसाइड या न्यू इन्वायरमेंट, बाहर भी जाके आप सीख सकते हैं। जैसे इंडोर और आउटडोर गेम होता है, तो आउटडोर गेम में आप बाहर जाके किसी भी चीज को खेलते हैं या तो सीखते हैं, या तो अंदर भी सीख सकते हैं। पार्टिसिपेट इन लैब और गो ऑन एक्सक्लूजन, यानी लैब में आप पार्टिसिपेट करके सीख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का लैब होता है, या तो केमिस्ट्री का होता है, या तो बायोलॉजी का होता है। थिंक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर कॉन्सेप्ट, आप सोच सकते हैं और उस पर क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। स्टडी इन शॉर्ट ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक भी बना के आप क्या कर सकते हैं कि स्टडी बना सकते हैं। ये सब आपका क्या होगा कि आउटडोर गेम होगा, यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कुछ न कुछ आपका मूवमेंट होगा। उसी लर्निंग को हम लोग क्या कहेंगे कि काइनेस्टिक लर्निंग कहेंगे। इसमें आपका कॉपी कलम या ऑडियो विजुअल का यूज का हम बात नहीं करेंगे। काइनेस्टिक मतलब कुछ न कुछ आपका फिजिकल वर्क हो रहा है, तभी ये लर्निंग को हम क्या कहेंगे कि काइनेस्टिक लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट आपका होम लैंग्वेज ऑफ लर्नर। होम लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, यूजिंग लर्नर होम लैंग्वेज इज आल्सो मोर लाइकली टू गेट सपोर्ट ऑफ द जनरल कम्युनिटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस and create an emotional stability which translate to cognitive stability. In short, it lead to better education outcome. हम लोग होम लैंग्वेज कहने का मतलब है कि जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मातृभाषा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि
होम लैंग्वेज कहेंगे। तो अगर मातृभाषा में मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं कि सीखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस के दौरान तो वो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है आप बिल्ड कर सकते हैं। ट्रांसलेट टू कॉग्निटिव स्टेबिलिटी, मान लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा तो क्या कीजिएगा कि अपने जो कॉग्निटिव यानी माइंड के लेवल में है उससे क्या कीजिएगा कि उसको ट्रांसलेट कीजिएगा और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट इट लीड टू बेटर एजुकेशनल आउटकम। पहले तो आप क्या होम लैंग्वेज ऑफ लर्नर, यानी होम लैंग्वेज ऑफ लर्नर कहने का मतलब है सीधी सी बात कि आपका जो मातृभाषा है उससे आपको क्या करना है कि जो एक नए भाषा सीखे, मान लीजिए कि इंग्लिश सीख लिए और इंग्लिश में आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसके साथ बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए आप उसको क्या करते हैं कि ट्रांसलेट करते हैं, तो जिससे आप एक बेटर एजुकेशनल आउटकम को जनरेट करते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि आप अपने माइंड से लेवल से किसी भी चीज यानी लैंग्वेज को किसी से भी कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं हम होम लैंग्वेज का यूज करके। जैसे एग्जांपल में एक लिया गया, ये प्रॉपर एग्जांपल है नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो मदर टंग है, मदर टंग आपका क्या है, हिंदी है, और उसका यूज आप करते हैं इंग्लिश में। आप क्या करते हैं कि इंग्लिश में किसी से आपको बात करना है तो इंग्लिश सीखने का क्या तरीका हो सकता है, रीड इन इंग्लिश, जैसे कॉम्प्रिहेंशन। पहले तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं फिर बोल सकते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन जो मिस्टेक आपका होगा उसको आप दूर कर सकते हैं, या तो राइट इन इंग्लिश लिख के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया या ऐसे राइटिंग हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इंग्लिश में परफॉर्म कर सकते हैं। तो लर्नर जो है उसका तो होम लैंग्वेज जो है वो है, और उससे वो क्या करता है कि किसी अदर लैंग्वेज में स्विच करता है, जिससे वो किस लिए करेगा, क्योंकि उसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन कोई भी कम्युनिकेशन जो वो इजी तरीके से कर सकता है। फिर क्या करा कि हाउ डज होम लैंग्वेज इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग, कैसे जो है होम लैंग्वेज जो है वो इफेक्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग पे। मान लीजिए कि आपको स्पेनिश सीखना है या चाइनीज भाषा सीखना है तो आपको होम लैंग्वेज जो है उससे आपको कैसे वो प्रभावित करेगा वो हम देखते हैं। When learner use their home language to learn another language, जब लर्नर जो है वो अपना होम लैंग्वेज का यूज करता है किस चीज के लिए, वो अनदर लैंग्वेज को सीखने के लिए या तो समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लाइकली इज टू इम्प्रूव, यानी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या तो उसको समझने के लिए अपने क्षमता को क्या करता है कि इम्प्रूव करता है। बीइंग एबल टू मूव बिटवीन टू लैंग्वेज लेस द कॉग्निटिव लोड एंड द ब्रेन हैविंग टू मेनी टास्क एट वंस, क्या बीइंग टू एबल मूव बिटवीन टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज के बीच में क्यों वो घुसता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या ज़्यादातर पार्ट हिंदी में बात कर रहे हैं और कुछ इंग्लिश का भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ब्रेन है उस पर थोड़ा कम लोड पड़े और इजी से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें। मान लीजिए कि कोई इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी मेरे वीडियो को देख के अच्छे से क्या कर सकते हैं, नो एंड कैन डू समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक एग्जाम्पल ही है, तो ये तो लर्निंग स्टाइल का ही एग्जाम्पल है एक तरह से, जो स्टार्टिंग में आपको कर रहा था कि कोई भी बच्चा जो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, देख के सीख सकता है या सुन के सीख सकता है, बोल के सीख सकता है, या तो काइनेस्टिक तरीके से सीख सकता है। तो ये चीज को आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको होम लैंग्वेज से किसी अदर लैंग्वेज में स्विच होना है तो पहले आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो पहले इंग्लिश का वर्ड देखते हैं कि वर्ड में क्या क्या है, फिर उसको हम म्यूजिक के फॉर्म में सुनते हैं या तो उस
किसी अदर के फॉर्म में सुनते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि सुधार सकते हैं। फिर बोलना सीखते हैं, जैसे इंग्लिश में हमको बोलना होगा कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो इस टाइप से हम बोल के क्या करते हैं, सीखते हैं। तो एक तरह से ये सारा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि होम लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में हम कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं या तो सीख सकते हैं। पर ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, लर्निंग स्टाइल का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंशियल कल्चर कैपिटल ऑफ लर्नर। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि प्रभाव, और डिफरेंशियल यानी डिफरेंट टाइप के जो कल्चर हैं। कल्चर कैपिटल मतलब होता है पूंजी, या कल्चर मतलब जैसे आपकी परंपरा जिसको हम कहते हैं। तो जो कल्चर कैपिटल है वो लर्नर पे क्या क्या प्रभाव डालती है, यानी डिफरेंट टाइप के कल्चर कैपिटल, तो उस प्रभाव को हम लोग देखते हैं। तो कल्चर कैपिटल कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वैसा सोसाइटी, जैसे आप अपने आसपास या समाज में देखते होंगे कि कुछ पुअर फैमिली के लोग हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी या तो नॉर्मल सी रेंट पे रहते हैं। फिर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास क्या 2 BHK का रूम वगैरह या छोटा मोटा घर होते हैं, यानी अपना खुद का क्या होता है कि हाउस होता है। एक इस टाइप की भी सोसाइटी है, एक इस टाइप की भी सोसाइटी है, और एक VIP सोसाइटी जो कि रिच फैमिली के लोग हैं उनका अलग सोसाइटी रहता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कल्चर कैपिटल पे। यानी ये कम पूंजीपति लोग हैं तो उनका कल्चर कुछ अलग है, मिडिल वाले का कुछ कल्चर अलग है, और VIP जो रिच पर्सन है उनका कल्चर कुछ अलग है। तो अब इसका जो तीनों का जो कल्चर है वो एक लर्नर पे क्या क्या इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, वो चीज हम देखते हैं। तो देखिए, कल्चर कैपिटल इज अंडरस्टूड टू कंट्रीब्यूट गेटिंग ऑन ए लाइफ या सोशल स्टेटस का है ना। सोशल स्टेटस की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे। that is being able to perform well in a school, यानी जिसका जितना बढ़िया कल्चर होगा, यानी पुअर का जो है, जैसे गवर्नमेंट में ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका जो स्कूल होगा, नोइंग हाउ टू टॉक, उनका बातचीत करने का आप तरीका कभी जाके देख सकते हैं। फिर उनका जो सोशल ग्रुप है या सोसाइटी है, या असेसिंग हायर एजुकेशन एंड बीइंग सक्सेसफुल इन वर्क और करियर। आप अंतर भी देख सकते हैं कि जो पुअर स्टूडेंट हैं या जो लर्नर है वो उतना ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं, या सक्सेसफुल कोई भी अपने काम को क्या कर सकते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं, या सोसाइटी में वो अच्छे तरीके से भी रहते नहीं। अगर वही मिडिल का आप अपने अनुसार एग्जांपल ले सकते हैं अपने माइंड के लेवल पे, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपको इतना तो पता ही है कि किस लेवल पे क्या क्या वर्क होती है। तो वो आप किसी भी एक एग्जांपल के तहत इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है मैटर डिपेंड करेगा किस पे, कल्चर कैपिटल पे। सोसाइटी डिपेंड करेगा, सोशल ग्रुप डिपेंड करेगा, हायर एजुकेशन डिपेंड करेगा। जो रिच फैमिली या मिडिल फैमिली के हैं ये कुछ कुछ हायर एजुकेशन तो ले पाते हैं, पर पुअर फैमिली जो है ज़्यादातर देखते हैं कि 10+ तक जाते हैं, या तो इससे नीचे ही जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह से आप एग्जांपल लेके भी डिफाइन कर सकते हैं। एविडेंस सजेस्ट दैट कल्चर कैपिटल पास ऑन थ्रू फैमिली हेल्प चिल्ड्रन टू बेटर इन स्कूल लाइफ। वही चीज कह रहा है कि जो कल्चर कैपिटल है वो उसके जो फैमिली पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं बेटर इन स्कूल, यानी वो कितना बढ़िया स्कूल को सिस्टम को दे सकते हैं। द एजुकेशन सिस्टम वैल्यू द नॉलेज एंड वे ऑफ थिंकिंग डेवलप बाय एक्वायरिंग कल्चर कैपिटल बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉर्मल। जो एजुकेशन सिस्टम है या वैल्यू ऑफ नॉलेज है वो डेवलप यानी डिपेंड करता है किस पे, कल्चर कैपिटल पे ही डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका की बात करें, USA की बात करते हैं, तो यहाँ पे
कल्चर जो है लोगों का क्या होता है, हाई रहता है। तो वहाँ का जो आप डेवलप देख सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट अगर इस देश की बात करें तो उसके किसके पे डिपेंड करेगा, कल्चर कैपिटल पे। यानी वहाँ पे लोगों के पास पैसा अच्छे खासा रीच है तो देश भी तरक्की करेगा। अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा इंडिया में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कल्चर कैपिटल जो है बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो ग्रोथ भी उसी के अनुसार क्या करेगा कि डिपेंड करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं पर ये पूरी तरीके से जो है कल्चर कैपिटल पे डिपेंड नहीं करेगा, पर एक तरह से कह सकते हैं जैसे इकोनॉमिक कल्चर यानी अर्निंग और नॉलेज जो है डिपेंड करता है कैपिटल कल्चर पे। फिर पर्सनल कैपिटल पे जैसे जो पेरेंट है वो अगर एजुकेटेड है या उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो अपने बच्चे को भी अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी स्कूल वगैरह चाहे जो भी फैसिलिटी वगैरह है तो वो सब उन्हें क्या कर सकते हैं कि अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर सोशल कैपिटल जैसे रिलेशन या वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो एक इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं, पर ये एग्जांपल प्रॉपर कल्चर कैपिटल के ऊपर मेरे अनुसार नहीं है। थोड़ा हमको अब मिला नहीं तो इसको हम डाल दिए हैं, पर इसको आप डाल के मत आइएगा, यानी एग्जाम में लिख के मत आइएगा, इसे इग्नोर कीजिएगा। बस इतना कह सकते हैं कि अगर पेरेंट का जो है कल्चर कैपिटल हाई है तो सीधा सीधी स्टूडेंट पे जो लर्नर है उस पे अच्छा खासा इफेक्ट करेगा। अगर एक गुड कंडीशन में रहेगा तो लर्नर भी जो है वो क्या रहेगा, गुड कंडीशन में ही रहेगा। अगर ये पुअर रहेगा तो ये भी पुअर रहेगा। ये सिंपल सा हम लोग क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, इंडिविजुअल लर्नर। इंडिविजुअल मतलब होता है प्रत्येक या डिफरेंट। जैसे में कह सकते हैं कि हम हो गए हैं, आप हो गए या कोई भी व्यक्ति जो अदर टाइप का हो, तो इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की बात किया जाएगा। और लर्नर मतलब इंडिविजुअल लर्नर की बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्या है, डिफरेंट है, असामान्यता है। सारे लोग जो है एक समान है नहीं, कोई फास्ट लर्नर होता है तो कोई स्लो लर्नर होता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं अलग अलग। तो इंडिविजुअल लर्नर की बात कर जाए तो इसका जो आपका मीनिंग है, कंसीडर फंडामेंटल इशू इन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एंड प्रोवाइड्स एन अप टू डेट रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द काउंटिंग नेचर या नर्चर डिबेट। हम कह सकते हैं कि उसको जो है किसी भी इंडिविजुअल को हम किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, उसके पर्सनालिटी पे डिवाइड कर सकते हैं या उसके स्टडी पे डिवाइड कर सकते हैं, और उसको हम एवुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिए कि आपको एक नोट्स दिया गया है क्लास में टीचर के द्वारा, और जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, आपको एक नोट्स दिया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और वो मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, प्रॉपर कंटेंट और टेक्स्ट में है। यानी उसका जो कंटेंट है वो एकदम बिल्कुल सही है, एक राइट वे में है। जैसे में हम आपको जो एक मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसमें क्या है कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। जैसे में आपका जो सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार आपको हम क्या कर रहे हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप एक कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सेम इसी टाइप से एक इंस्ट्रक्टर जो है वो किसी कंटेंट को दिया है, और वो डिपेंड करेगा किस पे, लर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप से उसको इस जॉब जो उसको दिया गया है उसको किस टाइप से वो डन करे। ठीक है, तो अब देखिए कि कुछ लर्नर जो है वो फास्ट होते हैं, कोई उसको क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से, यानी उसमें अच्छे होते हैं यानी गुड होते हैं, अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं कि फुलफिल कर लेते हैं। कुछ हैं कि उतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो कुछ अलग अलग है। तो इसको जो है मेन क्या किया गया है कि 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है उसको हम लेते हैं, यानी इस पे कौन कौन सा प्रभाव डालेगा। तो पहला तो एग्रेसिवनेस,
इसका कहने का मतलब होता है आक्रामकता या यानी सीरियस लेना। यानी मान लीजिए कि कोई भी वर्क आपको दिया गया है तो आप उस वर्क के प्रति कितना सीरियस हैं, यानी कितना उसके प्रति आप एक्टिव हैं, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंतन या सोच, यानी उस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्लास नोट दिया गया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ऊपर, तो इसमें आपको दिया गया है, यानी आपको टीचर क्लास में दिए हैं कि इसको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और चाहे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, और कहा जाए कि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला है, तो आप उसी के अनुसार क्या कीजिएगा कि प्रिपेयर कीजिएगा। तो हर एक अब जो मान लीजिए कि एग्जाम में वो लिख के आते हैं, तो हर एक आदमी तो एक साइड एक तरह से लिखेगा नहीं। मान लीजिए कि वो कुछ नॉलेज गेन करता है, वो डिफरेंट टाइप से उसको क्या करता है कि लिखता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लर्नर जो है हर एक में क्या है डिफरेंस है। एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए इंडिविजुअल लर्नर जो है एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई सिंगर है या कोई खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी को अगर कहिए कि आप गाना गाइएगा तो नहीं गा पाएगा क्योंकि वो खेलने में अच्छा है। अगर सिंगर को कहिए कि आप बॉडी बिल्डिंग कीजिएगा तो वो नहीं करेगा। तो हर एक जो लर्नर है उसका डिफरेंट अपना अपना इंटरेस्ट है, तो उसी के अनुसार कैटेगरीज किया गया। यहाँ पे देखिए आप हैं, अब ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के परफॉर्म करेंगे, यानी सोशल में हमारे। तो पहला तो है इंटरपर्सनल। मान लीजिए इसको हम इस तरह से लेते हैं क्लॉकवाइज में, तो पहला इंटरपर्सनल में होगा जो पीपुल स्मार्ट है, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा करते हो। फिर सेल्फ स्मार्ट है, उनको लगता होगा क्या कि वो खुद में ही अच्छा है। किन्हीं का वर्ड स्मार्ट, यानी वर्ड पावर जो होता है, शब्दकोश जिसे कहते हैं, वो उनका स्ट्रांग रहता है, उसमें वो क्या कहते हैं कि महारत हासिल रहते हैं। कोई मैथ में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर कोई नेचर स्मार्ट है, यानी वो खेती बाड़ी चाहे वो नेचर के बारे में अच्छे से जानकारी लेता है। कोई फोटो खींचने में या फोटोग्राफी में क्या, फोटोग्राफी के अगर फील्ड में क्या होगा तो वो एक्सपर्ट होगा। तो इस टाइप से एक अंतर हो जाएगा। फिर कोई बॉडी बिल्डिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। तो इस टाइप से इंडिविजुअल जो है वो अगर इनसे आप पूछिएगा बॉडी बिल्डिंग वाले से कि आप फोटो कैसे खींचा जाता है, तो वो अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये इनका जो लर्निंग पैटर्न है वो इंडिविजुअल लर्निंग वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। उसी टाइप से एक म्यूचुअल है, तो अलग अलग सेक्टर हो सकता है, आप इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं अपने ऊपर, वो आप पे डिपेंड करेगा। इंडिविजुअल लर्निंग कहने का सीधा सीधी मतलब यही है कि हर एक जो व्यक्ति है वो एक और दूसरे से क्या है डिफरेंट है, और हर एक का जो IQ लेवल है या कैपेसिटी कह सकते हैं वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है। तो हम लोग देख लिए इंडिविजुअल लर्नर की क्या क्या अंतर हो सकती है। तो हर एक जो स्टूडेंट है वो सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है। तो एक क्वेश्चन इसी पे एराई होता है कि रोल ऑफ टीचर की क्या, टीचर की जो है रोल ऑफ टीचर की क्या क्या भूमिका रहेगी क्लास में, कि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर होगी, तो उसको वो टीचर का क्या रोल रहेगा कि उसको कैसे मैनेज करेगी या तो उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर नो वेरिएबल सच एज फिजिकल चेंज हो सकता है, करेक्टरिस्ट इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस परसेप्शन कह सकते हैं, या जेंडर का डिफरेंस हो सकता है, या एबिलिटी लर्निंग स्टाइल का डिफरेंस हो सकता है। यानी बहुत इस तरह का क्या हो सकता है कि हर एक जो लर्नर है उसके बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो उसको जो है टीचर किस टाइप से मैनेज कर सकती है। जैसे एन इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कैन बी प्लान बाय कंसीडरिंग दिस इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव
लर्निंग टीचिंग का जो है प्लेटफॉर्म वो एक टीचर जो है कैसे बना सकती है उसका कुछ एग्जाम्पल है आपको दिया जाएगा। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी करेक्टर इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेंज अमॉन्ग इंडिविजुअल कैन बी फाउंड इन फिजिकल फॉर्म लाइक हाइट वेट। फिजिकल फॉर्म में कलर कम्प्लेक्शन भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, यानी ये फिक्चर फॉर्म में क्या हो रहा है कि बच्चों में चेंजिंग आता है। फिर द डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी उसकी जो बुद्धि है या अचीवमेंट है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है, लर्निंग हैबिट है या मोटर एबिलिटी है, यानी ये अलग अलग जो स्किल है, तो ये सब में क्या क्या डिफरेंस होगा उसके अनुसार भी टीचर उसको एक अलग से समझिए कि कैटेगरी यानी रूल या उसको एक ब्लॉक में या कैटेगराइज कर सकती है, यानी अलग अलग क्या कर सकती हैं उसको बांट सकती हैं। तो देखते हैं और आगे यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो पहला तो क्या उसको एज के अनुसार भी डिवाइड किया जा सकता है, फोकस ऑन द रोल या फोकस ऑन कम्युनिकेशन, यानी वो किस तरह से बात कर सकता है। फिर क्रिटिकल पीरियड या हाइपोथेसिस, लर्नर प्रेफरेंस, लर्निंग एप्टीट्यूड, यानी उसके अनुसार भी उसको डिवाइड किया जा सकता है, लर्निंग स्टाइल के आधार पर डिवाइड कर सकता है, किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टीचर का मेन रोल है, इसको आप अपने तरीके से भी कुछ अच्छे से सजा लिएगा। इसका प्रॉपर मुझे कुछ फिगर वगैरह या डायग्राम नहीं मिला कि इसको हम अच्छे से आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को समझा सकें। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक जो लर्नर है वो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहती हैं, और उसे कैसे मैनेज किया जाए या उसे कैसे प्लान किया जाए, वो एक टीचर की क्लास में या स्कूल में क्या भूमिका रहेगी कि उस सभी जो स्टूडेंट या लर्नर जो डिफरेंट लर्नर हैं उस सबको एक साथ आगे ले बढ़ाने के काम या ले जाने के काम एक टीचर कैसे करती है, मेन उस पर डिपेंड होगा। उसी के आधार पे एक मेथड ऑफ एसेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। एसेसिंग मतलब होता है आकलन करना, यानी एक मोटा मोटी आकलन कर सकती है, यानी किस आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंस की, यानी मान लीजिए कि पहला तो क्या वो ऑब्जर्व कर सकती है। ऑब्जर्व इज ए मेथड फॉर कलेक्टिंग रिसर्च डाटा विच इन्वॉल्व द सब्जेक्ट एंड रिकॉर्डेड द हिज हर रिलेवेंट बिहेवियर। पहले तो हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर सकती है, उससे एक डाटा कलेक्ट कर सकती है और रिकॉर्ड कर सकती है, और उसी के आधार पर उसको क्या कर सकती है कि डिवाइड कर सकती है, यानी एक आकलन कर सकती है। साइंस एसेसिंग मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना होता है, जिसको एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि वैल्यूएशन करना, या आप कह सकते हैं खाता बनाना, कुछ भी कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये एक असेसमेंट मेथड है, यानी किस किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी। फिर सेल्फ रिपोर्ट बना के भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी उससे एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट को डिवाइड कर लेंगे कि हाँ किसका माइंड का लेवल क्या है, किसका फिजिकल वर्क क्या है। फिर उसको हम इंटरव्यू लेके भी, इंटरव्यू के द्वारा भी उसको हम क्या कर सकते हैं कि एसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजिक टेस्ट, एक का साइकोलॉजी टेस्ट का हम डिफिनेशन यहाँ लिख दिए, रिफर टू द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोड्यूसर फॉर इवैल्यूएटिंग पर्सनल क्वालिटी बिहेवियर, यानी उसका जो पर्सनल क्वालिटी है बिहेवियर है, या उसके जो माइंड का लेवल का जो कैपेसिटी है उसके अनुसार उसका हम एक टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट लेके एक रिपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। चाहे उस पर एक केस स्टडी भी बना सकते हैं। केस स्टडी बनाने का मतलब है कि उसका क्या बिहेवियर है, क्या सिचुएशन है, क्या वो सोचता है, कि उसका माइंड का लेवल क्या है, उस अनुसार भी एक रिपोर्ट तैयार करके और हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब एक मेथड है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को एक यानी समझिए कि आकलन करने के लिए, यानी एसेसिंग करने के लिए। तो ये सब मेथड है, इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचान करने के लिए। नेक्स्ट आपका है
कैटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, वही है, उसी के आधार पे जो पहला वाला जो स्लाइड था उसी के आधार पे ऑब्जर्वेशन हो या आपका केस स्टडी था या साइकोलॉजी असाइनमेंट था या टेस्ट था, उसी के आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो इट शुड बी एम एवरी टीचर टू कैटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरी पीपल एवरी पर्सन इज यूनिक, यानी जो भी पर्सन है या जो भी विद्यार्थी है, पुपिल मतलब होता है विद्यार्थी या उसको आप बच्चे भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड दे डेवलप इन डिफरेंट वे एंड दे लर्न डिफरेंटली, यानी ये एक डेवलप होता है अलग तरीके से और वो सीखते हैं एक अलग तरीके से, यानी कुछ एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए कि कुछ बच्चे जो है वो खेलते खेलते यानी सीखते हैं, या कुछ जैसे आप अपने खुद को भी देख सकते हैं कि मैथ, जैसे किसी को मैथ पढ़ना जो है वो म्यूजिक सुनकर मैथ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, किसी को है कि नहीं बस कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी टाइप का उसे साउंड नहीं चाहिए और उसका जो फोकस रहता है वो किसके ओर रहता है कि हम अच्छे से स्टडी कर सकें। तो हर एक लड़के का अलग अलग रिव्यू रहता है, डिफरेंट रहता है, कोई बच्चा जो है वो नाइट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है और कोई जो है स्टूडेंट हो वो दिन में ज़्यादा अच्छा से पढ़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टूडेंट पे कि कौन किस टाइप से परफॉर्मेंस करता है। तो टिप्स फॉर एकोमोडेटिंग, डेटिंग मतलब होता है कि मिलनसार, यानी किस टाइप से हम मिला के चले, यानी जो भी क्लास में जो स्टूडेंट है उस सबको हम एक मिलनसार टाइप में करके और एक साथ कैसे लेके जा सकते हैं। तो देखिए इंगेज द स्टूडेंट कन्वर्जन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी स्टूडेंट हो सबको क्या कीजिए इंगेज कीजिए, यानी उसमें इन्वॉल्व कीजिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछिए स्टूडेंट से उस जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, या स्टूडेंट को ओरल समराइज यानी आप बोल के या उससे बुलवा कर भी उससे याद करवा सकते हैं उस मटेरियल को। हैव देम टेप लेक्चर एंड रिव्यू देम विथ यू, आप जो स्टूडेंट को क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं कि टेप कर सकते हैं और उस पर वो रिव्यू भी दे सकते हैं या उसे सुन सकते हैं या सुनवा भी सकते हैं। हैव देम टेप देम सेल्फ रिव्यूइंग मटेरियल एंड लिस्टिंग टुगेदर, यही चीज है। रीड मटेरियल लाउड टू देम, यानी जो मटेरियल है वो लाउडली आपको क्या करना है कि रीड करना है, तो उससे भी वो अच्छे से सीख सकता है। और लगभग में जो भी डिफरेंसेस है इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको थोड़ा मोड़ा जो है कहीं ना कहीं गैप जो है उसको क्या कर सकता है कि फिलअप कर सकता है। इसका इंडिविजुअल डिफरेंस का मुझे कोई प्रॉपर डायग्राम मिला नहीं, तो एक लैंग्वेज पेडोलॉजी के अनुसार यानी कैसे हम लैंग्वेज के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो तीन तरीके से। पहला तो एक सिलेक्ट लर्नर है, फिर कैटर फॉर डिफरेंस और प्रमोट रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया है डिफरेंसेस का उसमें इंस्ट्रक्शन मैचिंग, फिर है इंडिविजुअलाइजेशन और फिर है लर्निंग एंड लर्निंग ट्रेनिंग। तो इस टाइप से एक अलग इस टाइप से क्या किया गया है कि एक डिवाइड कर दिया गया। अगर आपके पास कोई प्रॉपर इसका डायग्राम मिलता है तो वो आप एग्जाम में लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि है क्या, कह क्या रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो यूनिट आपका है वो है यूनिट 5 लर्नर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी जो लर्नर है उसकी पहचान को कैसे उसमें विकसित किया जाए। अगर ये यूनिट 4 आपको अच्छा लगा हो, मेरा जो प्रयास है अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट क्लास वीडियो लेक्चर में, यूनिट जो कि आपका है 5। धन्यवाद।